चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर वाइज टॉपिक 1 और मेरी किताब के हिसाब से टॉपिक 1 लगभग कंप्लीट होने वाला है। ये ट्रायंगल वाला ABC वाला हम लोगों ने लास्ट में कल सवाल लगाया था। उम्मीद है सारे लोगों ने सवाल को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, जो भी अच्छे सवाल लगे हैं, जो भी नए सवाल मिले हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान जरूर दीजिए, ये सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। हाँ, उसके बाद ये अगर आप नोट करते चलेंगे तो पेपर में ज़रूर कर लेंगे। अगला सवाल, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। बच्चों डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन पूछी है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी Q इंटू 2A। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई P। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। its direction is from negative charge to positive charge। ओके, 3 नंबर का है तो केवल डेफिनेशन नहीं पूछी है, तो लिखा है डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन लिखिए, फुल स्टॉप। इज इट स्केलर और वेक्टर? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एक क्वेश्चन अटैच किया गया है इसमें, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करना है। बच्चों कल की क्लास में शायद हमने डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे डेरिवेशन किया हुआ था। ठीक है बच्चों, तो पहले चैप्टर में जो हमारे डेरिवेशन हैं उनमें डाइपोल के 3 डेरिवेशन हैं, एक एक्सियल, एक इक्वेटोरियल और एक टॉर्क। तो ये डाइपोल के हमारे 3 डेरिवेशन हैं। गॉस थ्योरम का यूज करके 3 डेरिवेशन हैं, एक वायर, प्लेट एंड सेल। तो वो कुल मिला के हमारे 6 डेरिवेशन रहते हैं। उसके बाद कूलॉम्स लॉ वगैरह के वो डेरिवेशन नहीं है। अगला है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। डेरिवेशन, टॉर्क का डेरिवेशन। बच्चों डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है तो उस डाइपोल के जो दोनों चार्ज होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने कल भी बताया था, जो डाइपोल में दोनों चार्ज होते हैं, मैं थोड़ा रफ्तार में बताऊंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें सबको पता है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स Q ही लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स माइनस का Q ही लगता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, परंतु ये दोनों फोर्स क्या क्रिएट करते हैं? एक कपल को बनाते हैं, और कपल क्या क्रिएट करता है? टॉर्क क्रिएट करता है। टॉर्क इक्वल टू होता है R क्रॉस F। F की वैल्यू होती है बच्चों QE और R की वैल्यू होती है 2A sin थीटा। जो बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनको तो काफ़ी अजीब लगेगा। R की वैल्यू 2A sin थीटा कैसे? क्योंकि बच्चों एक लाइन ऑफ फोर्स ये है, दूसरी फोर्स की लाइन ये है, लाइन ऑफ फोर्स होगा ये, और ये है उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, जिसको हम R बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सेस। अगर ये 2A है, ये थीटा है, तो ये 2A का साइन थीटा हो जाएगा। लास्ट में आखिरी में क्या करते हैं? Q इंटू 2A को क्या बना देते हैं? PE साइन थीटा। तो ये रहा हमारा टॉर्क। तो डेरिवेशंस हैं, आसान डेरिवेशन है, इसलिए रफ्तार में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सीधी सीधी बातें पूछी जाएंगी बच्चों। पहला चैप्टर हमारा आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छे से चल रहा है। अब मुझे सेकंड की तरफ कूच करना चाहिए, फर्स्ट पे फतह हासिल कर लिए तो। अगला सवाल है, स्केच द पैटर्न। स्केच द पैटर्न मीन्स आपको डायग्राम बनाना है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। ए कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, इस प्रकार से परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, ज़्यादा डिजाइन नहीं बनानी है, कुछ 4-6 लाइनें बना के आपको छोड़ देनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये एंगल परपेंडिकुलर बनेगा, इस बात का ध्यान रखिए। 1 नंबर में ये बात नोट करी जाती है। दूसरा डायग्राम बनाना है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहे आप पहले पॉजिटिव चार्ज बनाइए चाहे नेगेटिव चार्ज बनाइए, पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, ये भी पूरा बनेगा, परंतु पन्ने में जगह कम है इसलिए आप ऐसे बना के छोड़ देंगे। तो ये डाइपोल का आपका डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अगला है, ए पॉजिटिव चार्ज प्लस Q इज कैप्ट द विसिनिटी ऑफ अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट मतलब ये रही एक अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब होता है न्यूट्रल, कंडक्टिंग का मतलब हो जाता है मेटल। मेटल मान सकते हैं, मेटल की प्लेट है, इसके विसिनिटी यानी इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज रखा है Q। स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चार्ज टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए जो कि चार्ज से सरफेस की तरफ जा रही हो। तो बच्चों एक बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पे चूंकि ये मेटल की प्लेट है तो इंडक्शन हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा इधर आ जाएंगे
पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और इधर प्लस चार्ज हो जाएगा क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। बनाते समय बच्चों इतना आप ध्यान रखिए कि चार्ज से भी परपेंडिकुलर निकलेगी और इस प्लेट पे भी परपेंडिकुलर ही फील्ड लाइन गिरेगी, और ऐसे इससे बाहर निकाल दीजिए। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। किसी भी मेटल के अंदर, आप इस बात को ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हैं, किसी भी मेटल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर हो, स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, ब्लॉक, कैसा भी हो, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और हकीकत बात तो ये है, सॉलिड हो या हॉलो हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है। ठीक है, गॉस थ्योरम से हमने सेल के अंदर देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगले चैप्टर में उसको जनरलाइज कर देंगे, थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़े। 5 नंबर के सवाल आ गए हैं। 5 नंबर के सवाल बच्चों अपने बोर्ड के सबसे सरल सवालों में से गिने जाते हैं क्योंकि ये प्योर डेरिवेशन होते हैं, प्योर डेरिवेशन, जिसमें 3 नंबर का डेरिवेशन होता है, 2 नंबर में छोटा सा सवाल अटैच किया जाता है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल ऑफ लेंथ 2l, डाइपोल की लेंथ 2l एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल एट एक्सियल लाइन। एक्सियल पोजीशन वाला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है। तो रफ्तार में आप देखिए, यहां से r दूरी पर एक पॉइंट P है, जो दूरी होगी वो हमेशा डाइपोल के सेंटर से ही ली जाती है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूंगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r, अब कहां से, डाइपोल के यहां से, क्योंकि डाइपोल तो एक लंबाई वाली चीज होती है, तो कहीं ना कहीं से यहां से अलग दूरी है, यहां से अलग दूरी है, यहां से अलग दूरी है, तो हम बीच से दूरी नापते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला क्रिएट करते हैं उसमें r, तो टोटल लेंथ हमारी 2a रहती है, तो a और a। चलिए बच्चों, यहाँ P पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज का भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज का भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं, फिर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0, क्योंकि पॉइंट चार्ज r माइनस a, तो q/r-a का स्क्वायर। जबकि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 q/r+a। आपको समझ में आ रहा है ना, r+a क्यों किया गया, क्योंकि यहां से दूरी P पॉइंट की r+a है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव का कारण इधर और पॉजिटिव कारण इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 - E2, यानी दोनों में बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दिया जाएगा। बड़ा वाला कौन सा है, जिसके नीचे माइनस है, इसका डिनोमिनेटर कम है, वो बड़ा वाला है। चलिए घटा दे, तो E जो नेट आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। जब आप इन दोनों को माइनस लेंगे तो ज़्यादातर बाहर निकल आएगा, फिर अंदर थोड़ा बहुत एलसीएम लिया जाएगा और फाइनल रिजल्ट तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं पूरा डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा, ये आपका होमवर्क है, आपको डेरिवेशन की प्रैक्टिस खुद करनी है। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन बच्चों एक मैथमेटिकल चीज होती है और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस बच्चों को ही करनी होती है। चलिए, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट ये था एक्सियल लाइन पे डेरिवेशन करना। बच्चों लगभग 4 साल पहले ये डेरिवेशन पूछा गया था। वैसे तो ये लगभग अल्टरनेटली हमेशा ही पूछा जाता है, कभी किसी सेट में पूछ लिया जाता है। कुल मिला के 3-4 सेट होते हैं सीबीएसई के, तो उसमें किसी ना किसी सेट में आपको डाइपोल का डेरिवेशन मिल ही जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर। जो आपको डाइपोल का डेरिवेशन करके आंसर आएगा 1/4πε0 2, अगर आपको याद हो तो, मुझे तो याद नहीं है, 2πr/a² + r² की पावर 3/2। गलती हो जाए तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मुझे याद नहीं है फाइनल आंसर क्या आता है। तो लार्ज डिस्टेंस का जब हम अपना अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल, यानी जो r है वो a से काफ़ी बड़ा है, लेंथ से काफ़ी बड़ा है, डाइपोल की जो लेंथ है 2 है उससे काफ़ी बड़ा है, तो इस वाले टर्म की जगह 0 लिख देते हैं, तो आंसर आ जाता है स्पेशल केस वाला आंसर 1/4πε0 2πr/r³। खच खच ये कटेगा, क्यूब बचेगा। ठीक है, आप देख लीजिए जो भी इसका रिजल्ट रहा है। यहाँ 3/2 ही रहता है क्या एक्सियल लाइन वाला, पता नहीं,
ऑनलाइन चल रहा होता तो मैं कमेंट देखता है कि हाँ यही है, नहीं 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 गलत हो गया, कोई दूसरा आंसर। ऑनलाइन तो चल नहीं रहा। तो ग्राफ बनाना था, तो आप फील्ड का जो अगर आप देखेंगे तो 1/r³ के हिसाब से फील्ड गिरता है। जो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/r³ के हिसाब से गिरता है। आप देखिएगा अपना डाइपोल का जो अभी मैंने डेरिवेशन किया था उसको आगे बढ़ाइएगा तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसमें जब आप स्पेशल केस वाला अप्लाई करेंगे ना तब 1/r³ के हिसाब से वो मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r के साथ कुछ इस प्रकार से वेरी करता है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ करके देखिएगा बच्चों। टाइम वेस्ट हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा सोचने का भी प्रयास नहीं कर रहा और कराने का तो प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहा, आधा करा के छोड़ दिया क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा छोटी चीज़ के लिए, कुछ नया मिले। तो इसका तीसरा पार्ट क्या है? तो पहले पार्ट में आपको एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, दूसरे पे उसका ग्राफ बनाना था, तीसरे पे इफ दिस डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डायग्राम बनाकर आप स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करिए। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम मैं डायरेक्ट लिखूं, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा बिटवीन P एंड E बराबर 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट इस प्रकार से होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट। तो बच्चों जो टॉर्क लगता है डाइपोल पे वो PE sin थीटा लगता है। sin 0 पर भी टॉर्क 0 हो जाएगा, sin 180 पर भी टॉर्क 0 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों की दोनों पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। 0 वाली स्टेबल है, 180 वाली अनस्टेबल है, क्योंकि फोर्स इसमें कुछ इस प्रकार लग रहे हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा डेविएट करेंगे तो ये पुनः अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा, इसलिए इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डिस्टर्ब करने के बाद दोबारा से अपनी पोजीशन को प्राप्त करे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अनस्टेबल में ये डाइपोल उल्टा रख दिया जाएगा, डाइपोल मूवमेंट इधर हो जाएगा। तो डायग्रामेटिकली आपको ये दिखाना था डायग्राम बना के, ठीक है बच्चों। अगले सवाल पे आते हैं। तो इसमें 3 पार्ट थे, एक्सियल लाइन का डेरिवेशन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ r³ के हिसाब से होता है। आप अपना रिजल्ट देखिएगा, ठीक है। 40वां सवाल मेरी किताब के हिसाब से आखिरी सवाल, डिफाइन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। अब आप देख रहे हैं कि टॉर्क बहुत बार पूछा गया है, तो ये एक सीखने वाली चीज़ है कि आप इस टॉर्क वाली चीज़ को 2-4 बार पढ़ लें, है ना, कॉपी से, जिससे कि आपके वो अंदर तक चला जाए, नसों तक चला जाए। बिल्कुल, अब चूंकि चीज़ हमको पता चल चुकी है कि नहीं ये चीज़ बहुत रिपीट करती है, अब रिपीट करती है तो ये तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई कि तब भी ना पढ़े। अब हमको पता चल गया तो पढ़े, ठीक है। तो डिफाइन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन ए डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज पे QE फोर्स लगाता है, नेगेटिव चार्ज पे -QE फोर्स लगाता है, जिसके कारण से डाइपोल टर्न हो जाता है और जो टॉर्क बनता है वो R क्रॉस F बनता है। F की जगह QE लिखेंगे क्योंकि फोर्स दोनों QE हैं, और R की जगह 2A sin थीटा लिखेंगे, खेला खत्म। एक्सप्रेस इट्स वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट निकाल के एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो जो टॉर्क आता है वो PE sin थीटा आता है, जो उसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा P क्रॉस E, ठीक है। व्हाट हैपन इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फील्ड में बच्चों केवल टॉर्क लगता है, नेट फोर्स 0 होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का जो केस है ये आपसे हर बार पूछा जाएगा, बोर्ड हर बार पूछेगा, तो इसको कॉपी में जरूर लिख लीजिए। कल भी हमने क्लास में बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो डाइपोल टर्न होने के साथ साथ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन भी करेगा। लेट अस सपोज कि फील्ड इस प्रकार का है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे आपने टेढ़ा डाइपोल रख दिया, तो ये डाइपोल ऐसा तो होगा, रोटेशनल मोशन तो करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा बच्चों, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब ये टर्न हो जाएगा उस समय यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो जो QE यहाँ पर इस चार्ज पर लगेगा ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, और QE जो इस पर लगेगा वो कम हो जाएगा। हालांकि दोनों चार्ज बराबर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं डाइपोल में, फिर भी चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में,
तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा और वो घूम के इधर मोशन कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा रोटेशनल के साथ साथ, इस बात का आप ध्यान रखें। स्कूलों में अगर कोई पूछे तो जवाब आपसे मिल जाना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं गॉस थ्योरम की तरफ। तो बच्चों ये पहला पार्ट था हमारा जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ सवाल देखे। एक इन्फिनिटी वाला जो था, कुछ चार्जेस रखे थे इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जरूर देख लेना, कॉपी में नोट कर लेना। कल रिंग वाला कराया था, रिंग वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कॉपी में नोट हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी टॉर्क का डेरिवेशन आपको आ जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायग्राम बनाने आने चाहिए, डाइपोल का डायग्राम बनाना आना चाहिए। चलिए गॉस थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू, अब यहाँ पे फ्लक्स और गॉस थ्योरम मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा बिना इंट्रोडक्शन दिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूँ क्योंकि 27 तारीख हो चुकी है पहला चैप्टर है। हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाई स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इंक्रीज। जब गॉसियन सरफेस की रेडियस बढ़ती है, गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस है जो कि इसमें दिया गया है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की रेडियस अगर बढ़े तो फ्लक्स में क्या परिवर्तन आएगा बच्चों? परिवर्तन जीरो आएगा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस के अंदर एक पॉइंट चार्ज है जिसका फ्लक्स इस सरफेस से बाहर की तरफ है। तो फ्लक्स में क्या परिवर्तन आएगा अगर इसकी रेडियस बढ़ती रहे? तो आंसर है कोई चेंजमेंट फ्लक्स में नहीं आएगा। उसका कारण ये है क्योंकि जो टोटल फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर चार्ज जब तक चेंज नहीं होगा ना तब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि चार्ज सेम है और ये बढ़ता जा रहा है तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी भी बढ़ जाए या कितनी भी कम हो जाए, फ्लक्स में परिवर्तन बच्चों नहीं आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब? क्यूब, इसमें भी आपको गॉस थ्योरम लगाना है क्योंकि क्यूब भी एक क्लोज सरफेस होती है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, साइड 1 सेंटीमीटर, फर्क नहीं पड़ता, विच एनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके अंदर क्या है? डाइपोल है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा इस क्यूब से? बच्चों क्यूब से अगर आपसे फ्लक्स पूछा जाए, स्फीयर से आपसे फ्लक्स पूछा जाए, किसी भी क्लोज एरिया से अगर आपसे फ्लक्स पूछा जाए, सिलेंडर से पूछा जाए, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। ठीक है, E डॉट ए नहीं सॉल्व करना है, ई ए कॉस थीटा करके आप फ्लक्स नहीं निकालेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। टोटल फ्लक्स इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको सिंबॉलिकली कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों चूंकि नेट चार्ज जीरो है, डाइपोल का मतलब नेट चार्ज जीरो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो अंदर चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाने के कारण से फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस चाहे किसी भी स्ट्रक्चर की हो, अगर अंदर डाइपोल है तो फ्लक्स जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों कोई घबरा तो नहीं रहा है ना? आपकी किताब में भी ये सारे क्वेश्चंस 100% मिल रहे होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने यही किताब सॉल्व कराई थी, क्योंकि उसके कई रीजन हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो आपको ये सारे क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, प्लस कुछ 2-4 क्वेश्चन आपकी में एक्स्ट्रा जरूर होंगे, उनको छोड़िएगा मत। अगर उनमें कुछ कठिन हो तो हमसे पूछिए, और अगर आप उनको बना लेते हो इनके बेस पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही हैं तो आप उसको बना लीजिए। ठीक है, लेकिन कठिन है तो पूछना जरूर है, 1-2 हमारे में भी एक्स्ट्रा होंगे। टू चार्जेस ऑफ -2q एंड +2q, दो चार्जेस हैं, एक माइनस का 2q है एंड एक प्लस का 2q है। लोकेटेड एट पॉइंट, कहाँ पर है लोकेट? a, 0, 4a, 0। तो पढ़ के ही हमको पता चल रहा है ये ऑरिजिन है, ये a, 2a, 3a, 4a, 5a। तो कोऑर्डिनेट्स जो दिए गए हैं वो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, a, 0, 4a, 0। यहाँ पर दोनों चार्ज लोकेटेड हैं, यानी x एक्सिस पे पहला जो लिखा होता है वो x का होता है कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो लिखा होता है वो y का होता है। तो एक जो है -2q यहाँ पर है, माइनस का 2q, ये रहा a, कहाँ पे है ये? a, 0, मैंने गलत बना दिया, a, 0 यहाँ पर है, माइनस का 2q।
एक चार्ज यहाँ पर है a,0 एक्स एक्सिस पर, और q जो है 4a,0 यहाँ पर है q 4a,0 रेस्पेक्टिवली यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस, इन चार्जेस के कारण क्या फ्लक्स होगा। फ्लक्स तो सरफेस एरिया पर होता है, कौन सा एरिया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a, एक स्फीयर बनाइए जिसकी रेडियस 3a हो, 3a रेडियस वाला एक स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। इस स्फीयर से फ्लक्स क्या होगा, तो एक स्फीयर जो है वो क्लोज सरफेस होती है, तो हम अपना गॉसियन थ्योरम लगाएंगे, गॉस थ्योरम। टोटल फ्लक्स फ्रॉम दिस गॉसियन सरफेस इज q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड आवर आंसर इज 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का 2q, क्योंकि ये वाला चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया, इसकी रेडियस 3a तक थी और ये वाला बाहर रहा, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मेरा स्फीयर 5a की रेडियस का हो जाए, 5a की रेडियस का हो जाए, तो मेरे दोनों चार्ज अंदर आ जाएंगे और फिर मुझे दोनों चार्जेस को यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, किताब को जरूर पढ़ें चैप्टर वाइज को। ठीक है, और काफ़ी अच्छी बात है कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अगर आधे बच्चे तो मेरे ख्याल से पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि मुझे कुछ का तो आइडिया लग जाता है, डाउट्स वगैरह पूछते हैं तो उससे आइडिया लग जाता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे तो हमेशा होते ही हैं, क्या उनका टेंशन लेना है ना। वैसे तो मैं टेंशन लेता रहता हूँ कितना भी मैं बोलूँ, लेकिन फिर भी समझ जाएं अपने आप तो ज़्यादा अच्छी बात है। पढ़ाई आमने सामने भी होती है और ऐसे भी होती है, पढ़ाने का सलीका आना चाहिए, सहूर होना चाहिए, अकल होनी चाहिए पढ़ाई ऐसे भी अच्छे से हो जाती है, और पढ़ने की भी अकल होनी चाहिए सामने बैठ के केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलता, आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आप काफ़ी बेहतर फिजिक्स सीख जाएंगे। सामने बैठे होंगे तो बात अलग ही होती है ए चार्ज स्मॉल क्यूब इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर पे एक स्मॉल क्यूब है, एक क्यूब है ये, ठीक है, एक स्मॉल क्यू चार्ज है उसके सेंटर पर, स्मॉल क्यू। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, कितना आसान है, क्योंकि क्यूब एक क्लोज सरफेस होती है बच्चों, तो हम फ्लक्स के लिए जैसे ही फ्लक्स आता है बच्चे के दिमाग में आता है ई डॉट ए करते हैं, ई ए साइन थीटा या ई ए कॉस थीटा। कैसे बच्चों, क्लोज सरफेस में आप गॉस थ्योरम लगाइए, ठीक है, क्योंकि बार बार आप ये कॉस थीटा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए। ठीक है, तो इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही होंगी, जितनी भी निकल रही होंगी सारी, तो आंसर हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर चार्ज q है। दिस इज द आंसर, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहे क्यूब हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे क्यूबॉइड हो, अंदर चार्ज q है तो फ्लक्स इतना। चलिए रफ्तार में एक डायग्राम बना है टेढ़ा मेढ़ा, आपकी किताब में भी ऐसे बना होगा। यहाँ पर 3q है, यहाँ पर 2q है प्लस का, और यहाँ पर माइनस का q है। ठीक है, कह रहे हैं जो सरफेस बनी है ये टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है, और क्लोज सरफेस है, दिख भी रहा है क्लोज। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, तो आंसर है चूंकि क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर इस सरफेस से जो फ्लक्स होगा, नेट चार्ज क्या है बच्चों, 2q और माइनस q, 2q और माइनस q, तो आंसर क्या आ गया q। ये काउंट नहीं होगा, बाहर वाला चार्ज बच्चों काउंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा रफ्तार में बढ़ेंगे, मेरा आज का उद्देश्य यही है कि मैं गॉस थ्योरम के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगवा लूँ और आगे बढ़ूँ। इफ़ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज हाफ्ड, अगर गॉसियन सरफेस की रेडियस आधी हो जाए, हाउ डज द फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस चेंज, नो चेंज, दुगनी हो जाए, हाफ हो जाए, 3 गुनी हो जाए। गॉसियन सरफेस की स्ट्रक्चर पर फ्लक्स डिपेंड ही नहीं करता, फ्लक्स डिपेंड करता है q इनसाइड द सरफेस। जब तक चार्ज चेंज नहीं होगा बच्चों, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। चलिए अच्छी बात। व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम्ब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। I कैप बच्चों क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्योरली एक्स एक्सिस पे है। तो एक डायग्राम इमेजिन करें, ये तो हमेशा करना होता है, एक्स एक्सिस पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये 3 इंटू 10⁻³ मतलब 3000। अब मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि अब मैंने इसको यहां पर दिखा दिया।
3000 याद रखना है, ठीक है। ये फ्लक्स किससे देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी न किसी एरिया को क्रॉस करेगा तभी हम फ्लक्स निकालेंगे। कह रहे हैं थ्रो ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन हेल्ड नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्क्वायर जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली हेल्ड किया गया है, यानी स्क्वायर ऐसे, कुछ आप समझ पा रहे होंगे, परपेंडिकुलर ऐसे स्क्वायर हेल्ड किया गया है, इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात। फ्लक्स होगा E डॉट ए, क्योंकि ये एक ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस नहीं है, तो E डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 3000। इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10 बटा 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर में एरिया हो गया। 10 सेंटीमीटर साइड थी। कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, क्योंकि बच्चों इसको परपेंडिकुलर हेल्ड किया गया है तो एरिया वेक्टर आप इधर लीजिए तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पैरेलल हो जाएगा cos 0। तो ऐसे हालात में 1 2 3 4 1 2 3 4 आंसर आ गया 30 न्यूटन पर कूलम। कुछ लोग एरिया वेक्टर इधर लेंगे जिनका cos 180 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इसलिए, और आंसर माइनस में आएगा। दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है, क्योंकि ओपन एरिया में बच्चों कोई भी ये तरीका नहीं है कि हम एरिया वेक्टर किधर लें, किधर भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर इधर भी इधर भी। अगर एरिया कोई क्लोज है क्यूब टाइप का तो ये तरीका है कि एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ लेना है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ओपन सरफेस में हमको कहीं भी लेना होता है। बहुत अच्छी बात। तो शुरुआत में आपने देखा कि एक प्रकार का सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इंक्रीजेस, डबल, हाफ, नो चेंज। फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं आएगा। 2 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁻³ I कैप। तो इतना ही पढ़ के हमको दिमाग में एक चित्र सा बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का चित्र। आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली एक्स डायरेक्शन में है। सो दिस इज माय एक्स डायरेक्शन और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बच्चों ऐसे चित्र बनाने की आप भी आदत डालिए। यकीन मानिए कि जब आप चित्र बना के सवालों को सॉल्व करेंगे, बेशक आपको आ जाता है, चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप दिमाग में बना लेते हैं, लेकिन फिर भी चित्र बना के सॉल्व करने से सब्जेक्ट के साथ एक इंटरेस्ट बढ़ता है और मज़ा आने लगता है। ये तरीका है भौतिकी को सॉल्व करने का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, क्या करना क्या है, फाइंड द फ्लक्स। किस एरिया से? फ्लक्स तो एरिया पे होता है, किसी एरिया से निकल रही होंगी फील्ड लाइन। थ्रो ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, वो तो ऊपर भी था पिछले वाले सवाल में। हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। सो सपोज दिस इज माई वाई एंड दिस इज माई जेड, तो वाई जेड प्लेन ये हो गया खड़ा वाला प्लेन, और स्क्वायर का प्लेन अगर इसके पैरेलल है यानी स्क्वायर ऐसा है। हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। डायरेक्ट नहीं बताया, पिछले वाले में डायरेक्ट बता दिया था कि अवर स्क्वायर होल्डिंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बार ऐसे नहीं बताया, कहा कि स्क्वायर इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। चलिए कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो E डॉट ए होता है। हम फिर से E डॉट ए लिखेंगे और फिर से लिखेंगे E A cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5000, एरिया है 10 × 10 बटा 100 × 100, एंड एरिया वेक्टर में हमेशा ऐसा लूँगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो cos 0 की वैल्यू 1, खच 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 खच, आंसर आ गया 50 न्यूटन पर कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाहा हो गया। इसका दूसरा पार्ट है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर if the plane makes angle 30 degree with the x-axis। if the plane of square makes angle 30 degree with the x-axis, यानी आपको स्क्वायर कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है। makes plane तिरछा है तो बनाना मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा बनाना है कि plane makes angle 30 degree with the x-axis। प्लेन जो है वो
एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। अब आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा और अच्छा डायग्राम बना लें जिससे कि दिख जाए आपको एक्स एक्सिस ऐसा, प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। फ्लक्स निकालेंगे, हमको तो फ्लक्स निकालना आता है। ई डॉट ए फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड 5000, एरिया आंख मूंद के लिख रहे हैं 100 × 100 कॉस थीटा। बताइए किसके बीच में होता है एंगल? गलती हो जाएगी बच्चों, किसके बीच में होता है एंगल? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। एरिया वेक्टर किधर है? ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ये रहा। तो एंगल कौन सा लिया जाएगा? ये वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है ना, इस डायरेक्शन में, तो एंगल ये लिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, जो कि 60 होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। 30 रखेंगे गलत हो जाएगा तुरंत तो cos 60, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 50, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी 50 × 1/2 मीन्स 25 न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, तो मैं रफ्तार में लिखता हूं क्योंकि समय काफ़ी कम है और फ्लक्स आज की क्लास में 100% हर बच्चे का क्लियर हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एक्सियल इक्वेटोरियल 100% आपका क्लियर होना चाहिए। डाइपोल पे टॉर्क, स्टेबल अनस्टेबल के डायग्राम बनाना 100% क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपको 100% क्लियर हो रहा है तो यकीन मानिए आप सेकेंड चैप्टर पढ़ने के लायक हो गए हैं, और मुझे भी सेकेंड चैप्टर पे जाना चाहिए जल्दी से। गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁻³ सारे क्वेश्चन मुझे बहुत पहले से पता है कि सारे क्वेश्चन सेम हैं, ऊपर वाला, ये वाला और अगला वाला भी, लेकिन फिर भी मैं हर क्वेश्चन बार बार कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसकी आदत बननी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है, इतने को ही देखकर हम बता सकते हैं 2 × 10⁻³ यानी 2000 न्यूटन पर कूलॉम। मैंने यूनिट नहीं लगाई, जल्दीबाजी में छोड़ दिया, लेकिन है ये एक्स एक्सिस की तरफ, तो मैं ऐसे डायग्राम बना देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए क्या करना है? फाइंड द फ्लक्स। हाँ मुझे पता है। थ्रो ए स्क्वायर, ठीक है, ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। चेंज कर दिया, साइड चेंज कर दी। Whose plane is parallel to YZ plane? This is Y and this is Z. YZ प्लेन के पैरेलल अगर आपका स्क्वायर है यानी कुछ इस प्रकार से होगा, और इससे काफ़ी फ्लक्स बन रहा है, तो फ्लक्स हो जाएगा बच्चों हमारा E डॉट A, ठीक है। आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे E A cos थीटा। बच्चों फ्लक्स इज ए वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। स्केलर फ्लो का मेजरमेंट होता है ऑलवेज स्केलर। डॉट प्रोडक्ट, अगर उसका फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट से है, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी होगी। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 2000, एरिया 20 × 20/100/100, और एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, खच 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 कर देंगे, खच 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 हो गया। तो क्या हो गया ये? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 80 न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। कितना फ्लक्स है? इसको क्रॉस कर रहा है 80 न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला सेम क्वेश्चन है। इफ द व्हाट वुड बी फ्लक्स इफ द स्क्वायर मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। इस स्क्वायर को थोड़ा तिरछा कर दें और वो कुछ ऐसा तिरछा करें कि वो उसका प्लेन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाए। बच्चों ध्यान रखिएगा cos 60 आपको यूज करना पड़ेगा अगर प्लेन 30 बना रहा है, तो अभी अभी हमने बताया था कि एरिया वेक्टर 60 बनाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छे सवाल होते हैं, इन सवालों को सीख लिया तो मज़ा आएगा। अगला सवाल 10वां सवाल। हे भगवान, फिर से वही सवाल। गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁻³ आई कैप। खुद करिएगा, 4 सवाल में 3 हो गए। 11वां सवाल। मैं अपनी किताब के हिसाब से 11वें सवाल पे हूँ और आपकी किताब में भी ऐसा ही कुछ होगा, 12 13 14 जो भी है। कंसीडर 2 हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स S1 S2। कंसीडर 2 हॉलो स्फीयर्स S1 S2।
ये स्फीयर S1 है और ये स्फीयर S2 है, हॉलो हैं दोनों और कंसेंट्रिक हैं, मतलब दोनों का सेंटर सेम है। एनक्लोजिंग चार्जेस 2q एंड 4q। इसके अंदर यहाँ पर 2q चार्ज रखा हुआ है, मान लो ये, और यहाँ पर कहीं 4q रखा हुआ है, किताब में बना नहीं है, मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ 2q और यहाँ कहीं 4q रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। ओके, पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। बहुत अच्छा सवाल है, इससे पहले भी जितने भी सवाल थे सारे अच्छे सवाल थे, आसान थे लेकिन अच्छे थे। फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू देम। S1 से कितना फ्लक्स जा रहा है, S2 से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो फ्लक्स थ्रू S1, बच्चों S1 एक क्लोज सरफेस है, गॉस थ्योरम लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर चार्ज वाल को ही काउंट करेंगे, अंदर वाले को, ठीक है। जबकि फ्लक्स थ्रू S2 हो जाएगा, S2 के अंदर कितना चार्ज है, 6q, 4q तो है ही, 2q भी उसके अंदर से ही है। S2 के अंदर कितना है चार्ज, 6q, तो गॉस थ्योरम क्या बताएगी, फ्लक्स हो जाएगा q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रहे हैं वो इसको भी तो क्रॉस करेंगी, तो जब हम S2 का फ्लक्स काउंट करेंगे तो हमें केवल 4q चार्ज नहीं लेना है। इमेजिन करिए S2 सरफेस को केवल इसकी फील्ड लाइंस नहीं क्रॉस कर रही होंगी, इसकी भी क्रॉस कर रही होंगी। तो आपको बस इतना दिमाग लगाना, इसके अंदर कितना चार्ज है, 6q। रेशियो क्या हो जाएगा, ऑन डिवाइडिंग 1:3, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चे लोग डायरेक्ट करते हैं और आपको भी ये डायरेक्ट ही करना होता है, इतना लिखना तो पड़ेगा लेकिन मन में आपको ये डायरेक्ट करना होगा। इसका दूसरा पार्ट है हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज। S1 स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा। रेशियो तो हमने निकाल लिया, S2 के अंदर 6q चार्ज था, S1 के अंदर 2q चार्ज था। कह रहे हैं हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंज इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। कह रहे हैं S1 के अंदर अगर हम किसी दूसरे मीडियम को रख दें जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r हो, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो, एप्सिलॉन r हो, तो S1 के फ्लक्स में क्या परिवर्तन आएगा। पहले में तो S2 और S1 दोनों का पूछा था रेशियो 1:3। बच्चों S1 का फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू S1 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब, जब S1 के अंदर एयर होगी तब। अब S1 के अंदर एयर ना होके कोई दूसरा मीडियम है, तो आपको एप्सिलॉन ऑफ मीडियम लिखना पड़ेगा, एक जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो फ्लक्स होगा वो q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन नॉट नहीं, क्योंकि एयर की जगह कुछ और है, ठीक है। इसको हटा दो, S2 आपको दिक्कत देगा। तो अब 2q चार्ज है और S1 सरफेस है, इसके अंदर एयर की जगह कुछ और है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी दूसरे मीडियम से होकर इसको पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो उस मीडियम की फीलिंग यहाँ पर जरूर आ जानी चाहिए। और फाइनली हम इसको रिप्लेस कर देंगे, एप्सिलॉन r होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं बच्चों, k से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल K। तो कह रहे हैं हाउ विल द फ्लक्स चेंज, फ्लक्स रिड्यूसेस बहुत बुरी तरीके से। पहले कितना था, इतना 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब हो गया डिवाइडेड इतना, और मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी का डिवाइड हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिवाइड हो गया, ठीक है। ओके, तो ये बहुत अच्छा सवाल था। कभी कभार बच्चों CBSE वाले हैं, ये एक इसी सवाल में एक बार उन्होंने क्या किया कि मीडियम यहाँ पे चेंज कर दिया और पूछ लिया कि S1 के फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन यही रहा, आंसर है नो चेंज, क्योंकि जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी भी एयर से ही जा रही हैं, इसको पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे एयर से ही जा रही हैं, इसको पेनिट्रेट कर रही हैं, तो S1 के फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा,
क्योंकि मीडियम बाहर चेंज हुआ है, अंदर थोड़ी चेंज हुआ है। परंतु इस सवाल में अंदर चेंज किया था। ठीक है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सीबीएसई कभी कभार क्या छोटा मोटा खेल करती है, जितना कर सकती है वो करती है। अगला सवाल फिर से सेम। ए स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1, ए स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1 एनक्लोजिस ए चार्ज स्मॉल q, क्या यहाँ पर q चार्ज सेंटर पे है। ठीक है, इफ देयर इज अनदर कंसेंट्रिक स्फीयर S2, सेम सवाल लग रहा है मुझे, enclosing charge 2q here, 2q here, find the ratio of flux through S1 and S2। तो फ्लक्स थ्रो S1 हो जाएगा, S1 के अंदर कितना चार्ज है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रो S2 हो जाएगा, S2 के अंदर कितना चार्ज है 2Q और Q यानी 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3। ठीक है, रफ्तार में ख़त्म कीजिएगा। इसके बाद कह रहे हैं हाउ विल द फ्लक्स थ्रो S1 चेंज, S1 के थ्रो फ्लक्स कितना चेंज हो जाएगा, अंदर चार्ज तो चेंज करो भैया। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहती है कि फ्लक्स क्या है थ्रो S1, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या तो चार्ज चेंज करो या मीडियम चेंज करो, कुछ तो चेंज करो। तो ये क्या करेंगे, इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S2, in the space inside S2 in place of air, S2 के अंदर पूरे में मीडियम चेंज हो गया। तो सीधी सी बात है S1 के अंदर भी मीडियम चेंज हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाउ आंसर बिकम्स Q अपॉन एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। फ्लक्स थ्रो S1 पूछा है केवल, इसलिए हमने केवल इस Q को काउंट किया है अंदर वाले चार्ज। ठीक है, एंड फाइनली ये किस में रिप्लेस हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी का रेशियो वैक्यूम के साथ, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और इसी को बोला जाता है के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये आपको बता रहा है, देखिए कितना चेंज हो गया, पहले था इतना, अब डिवाइडेड बाई ये और हो गया। तो दोनों सवाल सेम सवाल थे और दोनों में सेम कॉन्सेप्ट रिपीट किया गया है। हम लोगों को ये बात सीखनी है। मैं अपनी किताब के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच गया हूं और यकीन के साथ कह सकता हूं कि कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आपका ये काम है, कल हम गॉस थ्योरम और फ्लक्स इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस को और अच्छे से घोंट लेंगे। आप चैप्टर वाइज अपनी साथ में लगाते रहिए होमवर्क के रूप में। ठीक है, मैं आपसे बोलूँगा नहीं कि आपको ये लगानी है, क्योंकि आप 12th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, इतना आपको पता है कि अगर हम लगवा रहे हैं तो आपको भी लगानी है घर पे ये किताब। वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो मैंने लगाया, अच्छा हाँ ये है, यहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये इसमें भी हैं, मेरी किताब में भी हैं, भैया जो लगवा रहे हैं वो यहाँ भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं एक दो, देखो हमसे लग पा रहे हैं या नहीं। अगर कोई ऐसा सवाल हो जो आपसे ना लग पा रहा हो, तुरंत फ़ोटो भेज दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और होमवर्क ज़रूर कीजिए। और अभी जो आपका होमवर्क चल रहा है वो चैप्टर वाइज की सॉल्विंग चल रही है। ठीक है, ना मैं आपको होमवर्क ज़्यादा देता हूँ और ना ज़्यादा करने का प्रेशर डालता हूँ, लेकिन अभी चूंकि चैप्टर वाइज चल रही है तो चैप्टर वाइज तो आपको घर पे लगानी ही लगानी है हमारे साथ साथ। ऐसा ना हो कि हम लगवा रहे हैं तो हमारा बच्चा ऐसा ही करता है। जिस सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज नहीं लगवाई जाती है, एक समय के बाद लगवाई जाती, तो उसमें तब भी बच्चा थोड़ा बहुत करता रहता है। अभी इसमें तो ये लगवा ही रहे हैं, हमें क्या करना है, बोर्ड तो आप ही को देना है हमें थोड़ी देना है। तो सीखना है, आप ज़रूर इसको रिवीजन करिए। ओके बच्चों, थैंक यू।